लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था जिसके अंदर मैंने क्या बताया था कि दो अचालक माध्यमों की परिसीमा के ऊपर कोई भी अगर तरंग अभिलंबित रूप से आपतित होती है तो उस कंडीशन में वो डायग्राम भी बताया था और डायग्राम के आधार के ऊपर जो उसका सॉल्यूशन कर रहे थे हम उसके अंदर हमने 6 इक्वेशन निकाली थी। जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, E1 वेक्टर बराबर क्या था, E01 एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 Z माइनस के ओमेगा टी आई कैप। दूसरी इक्वेशन जो थी E2 है E1 डैश वेक्टर वो क्या थी, E01 एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 डैश Z माइनस के ओमेगा टी आई कैप। थर्ड इक्वेशन जो अपवर्तित तरंग के लिए थी विद्युत क्षेत्र सदिश की वो क्या थी, E2 वेक्टर बराबर E02 एक्सपोनेंशियल आयोटा K2Z माइनस के ओमेगा टी आई कैप। ये तीन इक्वेशन तो है, ये किसके लिए थे, विद्युत क्षेत्र सदिश के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो डायग्राम के अंदर तीनों ही एक ही अभिलंब के ऊपर है और तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था E1 वेक्टर, E1 डैश वेक्टर और E2 वेक्टर, मतलब आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग, तीनों के लिए आप देखोगे तो विद्युत क्षेत्र सदिश जो था वो किस डायरेक्शन के अंदर था, आई कैप, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिशी था। तो उस वजह से इन तीनों की डायरेक्शन तो किसमें होगी, एक ही दिशा में एक्स अक्ष के अनुदिशी होगी, परंतु चयन सिर्फ इसमें इतना सा होगा कि इनमें तरंग संचरण नियतांक जो थे वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद में ये जो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र सदिश हो गए। इसी प्रकार से आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसके बाद में हमने जो तीन और इक्वेशन लिखी थी वो कौन सी थी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में आप देखोगे अगर तरंग संचरण जेड अक्ष के अनुदिश या जेड अक्ष के तल के समान और एक्सजेड तल के समांतर अगर तरंग संचरण कर रही है तो उस कंडीशन में आपने देखा था K1 वेक्टर का इस डायरेक्शन में K1 डैश, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में परावर्तित तरंग और K2 वेक्टर आगे की तरफ। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर E और K अगर एक ही X और Z तल के अंदर है तो इनके लंबवत अक्ष Y अक्ष के अनुदिश क्या है, परिसीमा, उस दिशा के अंदर कौन सा घटक हो जाएगा, H वेक्टर हो जाएगा। और इसके लिए ये H वेक्टर क्या हो जाएगा, जब परावर्तित हो जाएगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस वजह से इस H1 वेक्टर की भी डैश वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और तो H2 वेक्टर की डायरेक्शन, अपवर्तित तरंग की डायरेक्शन वही की वही पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही रहेगी। इस वजह से जो चौथी इक्वेशन थी, चौथी, पांचवी और छठी इक्वेशन जो कि आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग विद्युत क्षेत्र सदिश की, उनकी इक्वेशन क्या थी, H1 वेक्टर बराबर H01 एक्सपोनेंशियल आयोटा K1Z माइनस के ओमेगा टी। फिफ्थ इक्वेशन थी H1 डैश वेक्टर बराबर H01 एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 डैश Z माइनस के ओमेगा टी। सिक्स इक्वेशन जो थी वो क्या थी, H2 वेक्टर बराबर थी H02, ये J के कौन सी डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, ये वाली परावर्तित तरंग कौन सी डायरेक्शन में, माइनस के J के, माइनस के Y डायरेक्शन के अंदर है तो माइनस के J के। और उसके बाद में H2 वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 K2Z माइनस के ओमेगा टी, ये अभी भी J के डायरेक्शन के अंदर है। तो ये 6 समीकरण हमने क्या निकाली थी, XZ तल के अंदर जो कि XZ तल है उसके अंदर दो माध्यम है, फर्स्ट माध्यम और सेकंड माध्यम, उन दोनों माध्यमों की परिसीमा के ऊपर लंबवत रूप से अगर कोई भी तरंग आपतित होती है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के इक्वेशन को हमने क्या कर दिया था, निकाल लिया था। अब देखो कि ये इक्वेशन हमने निकाल ली, उसके बाद में आपकी ये कंडीशन है, आपने जो दो कंडीशन पढ़ी थी, जो बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी यूनिट के स्टार्ट के अंदर, हमने 4 बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी। उन 4 बाउंड्री कंडीशन में आपने 2 बाउंड्री कंडीशन ये पढ़ी थी कि जब भी कोई भी विद्युत क्षेत्र सदिश या चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्या होता है, किसी माध्यम के या के तल के स्पर्श करते हुए दो माध्यमों के तल के समांतर रूप से गुजरता है विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश, तो उनके स्पर्शी घटक क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो यहाँ पर भी वही की वही सेम कंडीशन अप्लाई होगी। परिसीमा z बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र सदिश का
स्पर्शीय घटक क्या होता है? घटक सतत होता है। ये हमने जब बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी, थर्ड बाउंड्री कंडीशन, उसके अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो स्पर्शी घटक क्या सतत है, मतलब E1 वेक्टर पैरेलल प्लस E1 डैश वेक्टर पैरेलल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E2 वेक्टर पैरेलल। अब देखो ये यहाँ पर E1 वेक्टर, E1 डैश वेक्टर और E2 वेक्टर पैरेलल, ये इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? E2 वेक्टर के, क्योंकि पहले माध्यम के अंदर स्पर्श करती हुई जो विद्युत क्षेत्र सदिश है उसके कितने दो मान है, एक तो अपवर्तित मान है और एक है परावर्तित मान। इन दोनों को जोड़ोगे तब आपको क्या मिलेगा? अपवर्तित तरंग के बराबर का रिजल्टेंट प्राप्त होगा, या फिर सेकंड माध्यम के अंदर क्या मिलेगा? विद्युत क्षेत्र सदिश का मान प्राप्त होगा। अब देखो ये तीनों ही, यह समीकरण किस कंडीशन में सत्य हो सकती है? तभी सत्य हो सकती है जब क्या हो? परिसीमा कर के, जब परिसीमा के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? बिंदु पर चरघातांकी का मान क्या होता है? चरघातांकी का मान क्या हो? समान या फिर क्या होता है? बराबर। जब तक चरघातांकी का मान समान या बराबर नहीं होगा तब तक ये कंडीशन या ये इक्वेशन क्या नहीं करेगी? सत्य नहीं होगी। जिस भी कंडीशन के अंदर इन तीनों ही घटकों, जो तीनों ही विद्युत क्षेत्र सदिश है, आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग, तीनों की जिस कंडीशन के अंदर विद्युत क्षेत्र सदिश के एक्सपोनेंशियल टर्म समान होगी तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। तब देखो जब अगर एक्सपोनेंशियल टर्म को हम तीनों ही समीकरण की समान मान रहे, तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के एक्सपोनेंशियल रेट को समान मान रहे, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? E01 वेक्टर पैरेलल प्लस E01 डैश वेक्टर पैरेलल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? E02 वेक्टर पैरेलल। और अगर इसको रिजल्टेंट के रूप में लिखे तो वो क्या होगा? E01 प्लस E01 डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? E02। ये क्या हो गया आपके समीकरण नंबर 6 के बाद में। हाँ, अब इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का स्पर्शीय घटक सतत है तो आप लोगों को मालूम है परिसीमा या तल के समांतर रूप से स्पर्श करती हुई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होती है उनके भी क्या होते हैं? सदिश जो होते हैं प्रथम माध्यम और सेकंड माध्यम के अंदर वो क्या रहते हैं? हमेशा सतत रहते हैं। ये हमने चौथी बाउंड्री कंडीशन के अंदर पढ़ा था। तो चौथी बाउंड्री कंडीशन से हमने क्या पढ़ा था कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के स्पर्शीय घटक सतत रहते हैं उससे वैसे क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी स्पर्शीय घटक क्या होते हैं? सतत होते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परिसीमा प्रतिबंध से EM वेव का के चुंबकीय क्षेत्र सदिश का क्षेत्र सदिश के स्पर्शीय घटक भी क्या होते हैं? के स्पर्शीय घटक भी क्या होते हैं? सतत होते हैं। इसलिए यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? H इसी के जैसे H01 प्लस H01 डैश बराबर H02। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखो इस समीकरण के अंदर आपको क्या है कि आप H01 या H01 डैश या H02, जैसे आप ने फ्रेनेल समीकरण पढ़ी थी लंबवत और समांतर वाली कंडीशन के अंदर, तो वहां पे आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत और समांतर होता था। उस समय आपको क्या करना पड़ता था? किसी न इसी एक घटक को जो कि परिसीमा के तल के अंदर नहीं है, तल से लंबवत स्थित है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था? उसको घटकों के रूप में, परिसीमा के ऊपर जो घटक है उसके रूप में क्या करना पड़ता था? एक इक्वेशन को लिखना पड़ता था। परंतु आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनके जो एंगल है परिसीमा के साथ में, वो परावर्तन और अपवर्तन और आपतन तीनों के एंगल का मान क्या है? 0 है।
तीनों का ही एंगल का मान 0 है तो उस कंडीशन के अंदर इसके घटक के रूप में अगर हम लिखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगी, यही की यही इक्वेशन प्राप्त होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या किया जाता है, एच के और ई के दोनों के आप देखोगे तो किसी के भी घटकों के रूप में cos थीटा के रूप में हमने एक भी इक्वेशन को नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे तीनों के अंदर ही आप देखोगे तीनों ही तरंगों के लिए आपतित, परावर्तित और अपवर्तित तीनों ही तरंगों के लिए क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण तीनों का ही मान क्या है 0, और तीनों का मान 0 हो जाता है तो परिसीमा के ऊपर जो cos थीटा वाले घटक हम लेते थे, cos थीटा वाले घटक भी क्या हो जाएंगे, cos थीटा के अंदर थीटा आई, थीटा और थीटा आर डैश तीनों का मान 0 होने से cos का मान क्या हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे ये घटक क्या आ जाता है H01 प्लस H01 डैश बराबर H02 आ जाता है। इस वजह से यहाँ पे ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, इसका और कोई भी कारण नहीं है। घटकों के रूप में विभाजित भी करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगी, यही इक्वेशन मिलेगी। अब देखो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, फ्रेनेल के समीकरण ज्ञात करना है, मतलब E01 डैश अपॉन E01 या फिर E02 अपॉन E01। मतलब आपको क्या करना है, परावर्तित तरंग के आयामों का आयाम का रेशियो निकालना है अपवर्तित तरंग के साथ में, और आपतित तरंग के साथ में, और अपवर्तित तरंग के आयाम का रेशियो निकालना है किसके साथ में, आपतित तरंग के आयाम के साथ में। तो उस कंडीशन के अंदर आपने विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति से पढ़ा होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू ओमेगा एच वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ से एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, एच वेक्टर बराबर के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन म्यू ओमेगा। अब यहाँ से क्या ले लो, के को बाहर ले लो तो के अपॉन ओमेगा कोष्ठक में एन कैप क्रॉस ई वेक्टर अपॉन म्यू आ जाएगा। ठीक है, अब के अपॉन ओमेगा एन कैप क्रॉस ई वेक्टर अपॉन म्यू। अब देखो यहाँ पे आप तीनों तरंगों के अंदर आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या थी, इक्वल थी। दूसरी चीज, अगर आप इस इक्वेशन का रिजल्टेंट भी लिखोगे तो रिजल्टेंट वाली कंडीशन में भी आप देखोगे जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका मोड भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, H0। अगर हम क्या लिखें इसके इन इक्वेशन, आपको मालूम है H वेक्टर बराबर क्या होता था, H0 एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी लिखते थे। तो यहाँ से अगर H वेक्टर और E वेक्टर का आप अगर विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो समीकरण हम लिखते थे E वेक्टर की और H वेक्टर की, वो वाले मान रखेंगे तो ये इक्वेशन किस रूप में प्राप्त होगी, H0 बराबर रिजल्टेंट के रूप में के E अपॉन म्यू ओमेगा, ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब जब H0 मतलब कोई भी अगर किसी भी माध्यम के ऊपर इंसिडेंट होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्या निकालना हो, आयाम निकालना हो, उसकी समीकरण ये है। तो वैसे ही वैसे अगर हम क्या करना चाहे, परावर्तित, अपवर्तित और आपतित तरंग के लिए हम किसका मान लिखना चाहे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के आयाम को किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के आयाम के साथ में रिलेट करें तो वहां वो इक्वेशन क्या प्राप्त होगी, अतः H01 बराबर क्या आएगा आपके K1 E01 म्यू1 ओमेगा। H01 डैश बराबर क्या होगा K1 डैश E01 डैश अपॉन म्यू1 ओमेगा, और H02 बराबर क्या आएगा, H02 बराबर K2 E02 अपॉन म्यू2 ओमेगा। ये तीन मान आ गए। इन मानों को क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 8 में रखेंगे। इक्वेशन ए के मान इसमें इक्वेशन नंबर 8 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 8 के मान जब हम ए के मान इक्वेशन नंबर 8 में रखेंगे तो उस कंडीशन में इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, K1 E01 अपॉन म्यू1 ओमेगा प्लस K1 डैश E01 डैश अपॉन म्यू1 ओमेगा बराबर K2 E02 अपॉन म्यू2 ओमेगा।
अब देखो, क्योंकि अचालक माध्यम ले रहे हैं तो अचालक माध्यम के अंदर क्या होता है, अचालक माध्यम में μ1 बराबर μ2 बराबर μ0 किसी एक कांस्टेंट मान के बराबर होते हैं। अचालक माध्यमों के लिए विद्युत चुंबकीय पारगम्यता का मान हमेशा समान रहता है, और साथ ही साथ में परावर्तन और अपवर्तन के नियम के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कोणीय आवर्ती के नियम से। तीनों ही तरंगों के ω1 ω2 का मान भी किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। ω1 तीनों का ही मान क्या होता है, समान होता है। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन वापस जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होगी, K1 E01 प्लस K1 डैश E01 डैश बराबर K2 E0। अब देखो, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो ये दो माध्यम है, इन दो माध्यम के अंदर एक चीज ये है कि जो परावर्तित और आपतित तरंग क्या है, एक ही माध्यम में है। जब दोनों ही एक ही माध्यम में है तो इनका वेग भी क्या होगा, इनका वेग भी समान होगा। जब वेग समान है तो हमने जो तरंग है उनके तरंग संचरण नियतांक की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, के बराबर क्या पढ़ते थे हम, ओमेगा अपॉन सी पढ़ते थे। पर अगर मान लो कि वो मुक्त आकाश में नहीं किसी और माध्यम है तो के बराबर क्या होगा, ओमेगा अपॉन वी। तो यहाँ पे आपको मालूम है ओमेगा और वी तीनों ही तरंगों के लिए क्या है, ओमेगा का मान समान है। लेकिन जो परावर्तित और आपतित तरंग है उनकी वेलोसिटी भी समान होने के कारण क्या हो जाएगा, K1 डैश किसके बराबर हो जाएगा, K1 के बराबर। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन क्या मिलेगी वापस, ये इक्वेशन जो है वो किस रूप में आ जाएगी, K1 कोष्टक में क्या आ जाएगा, E01 प्लस E01 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, चलो ठीक है। देखो K1 डैश और K1 दोनों का मान क्या है, समान है। परंतु आप देखो कि जो तरंग संचरण नियतांक K1 डैश है और K1 है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इस वजह से ये क्या होगा, माइनस के K1 डैश किसके बराबर होगा, K1 के बराबर होगा। तो यहां से ये इक्वेशन क्या होगी, E01 डैश माइनस E01 E02 K2। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या लगा देंगे, 9। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही तरंगों के अंदर आप देख रहे हो तो तरंग संचरण नियतांक उसका मान तो समान है, परंतु दोनों के अंदर क्या है, डायरेक्शन इसकी क्या है, ऑपोजिट। क्योंकि जो ये तरंगे है, आपतित तरंग और परावर्तित तरंग एक ही माध्यम में, वेलोसिटी समान होने के कारण तरंग संचरण नियतांक का भी मान समान होगा, परंतु इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, इनके अंदर आपके आगे एक के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ोगे तो तरंग संचरण नियतांक का मान क्या हो जाएगा, टोटल 0 के बराबर हो जाएगा। देखो अब यहां पर आगे ये इक्वेशन आ गई 9। अब देखो इससे पहले हमने एक इक्वेशन और पढ़ी थी, और हमें क्या है, आयाम का रेशियो निकालना है। तो आयाम का रेशियो निकालना है मतलब या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से एक बार तो E02 को क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा, और एक बार किसको करना, विलुप्त करना पड़ेगा, E01 डैश को विलुप्त करना पड़ेगा। तो दोनों को ही अगर आप क्या करोगे, एकांतर रूप से क्या करोगे, विलुप्त करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक बार तो आयाम आपको परावर्तित तरंग के लिए आयाम का रेशियो मिल जाएगा, और एक बार आपको किसके लिए रेशियो मिल जाएगा, अपवर्तित तरंग के लिए रेशियो मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना बाग सिंह कल्याण, ये वाला तो ये K1 बराबर माइनस के K1 आया, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से आगे माइनस का साइन आया है। ठीक है, तो देखो K1 डैश माइनस के K1 डैश बराबर क्या है, K1 है। तो उस कंडीशन के अंदर
हमने एक इक्वेशन नंबर 7 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 में E02 का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में जो E01 प्लस E01 डैश बराबर E02 था, वहां से इसके ना मान रखोगे तो K1 उस टाइम में E01 माइनस E01 डैश बराबर क्या आएगा, K2 कोष्टक में E01 प्लस E01 डैश। अब देखो यहाँ से K1 E01 माइनस K2 E01 बराबर क्या हो जाएगा, E01 डैश K2 प्लस K1 E01 डैश। E01 को कॉमन लो तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, K1 माइनस K2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E01 डैश K1 प्लस K2। ठीक है। अब रेशियो E01 डैश अपॉन E01 किसके बराबर आ जाएगा, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो स्नेल के नियम से, जब हमने स्नेल का नियम पढ़ा था तो वहां पे स्नेल के नियम में हमने क्या पढ़ा था, जो N1 अपॉन N2 है, सॉरी N2 अपॉन N1 है, K2 अपॉन K1 पढ़ते थे। दूसरी चीज, अगर वेलोसिटी से भी इस रिलेशन को रिलेट करोगे तो भी उस कंडीशन के अंदर N2 अपॉन N1 ही आएगा और वर्तनांक का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, K2 अपॉन K1 के बराबर आएगा। ये मैंने ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये N2 अपॉन N1 बराबर K2 अपॉन K1, ये अपन ने ऐसे पहले 4 बार जो डेरिवेशन पढ़े उसके अंदर ये सेम की सेम प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो यहाँ पे आप क्या करो, N2 अपॉन N1 K2 अपॉन K1, मतलब यहाँ पे जब आप ये मान रखोगे तो यहाँ पे आप देखो जब रिलेट करोगे तो K2 बराबर क्या है N2, K1 बराबर क्या है N1, तो उस कंडीशन में इसका मान रखोगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, E01 डैश अपॉन E01 बराबर क्या आएगी, N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस, ये क्या आ गई आपके इक्वेशन नंबर 10। कौन सी तरंग के लिए, परावर्तित तरंग के लिए। सेम वही के वही प्रोसेस, वापस क्या करूं, इक्वेशन नंबर 7 से E01 प्लस E01 डैश बराबर क्या है, E02 के। अब किसको रिप्लेस करना, E01 डैश के मान को वियुक्त करना है, तो E01 डैश बराबर क्या हो जाएगा, E01 और E02 माइनस E01, ये आ जाएगा E02 माइनस के E01। अब यहाँ पर से इस मान को आप किस समीकरण में रखोगे, इक्वेशन नंबर 9 में इस मान को इक्वेशन नंबर 9 में रखने पर, 9 में रखोगे तो K1 कोष्टक में क्या होगा, E01 माइनस E01 डैश का मान रखो E02 माइनस E01 इक्वल टू क्या आएगा, K2 E02। तो यहाँ से 2K1 E01 बराबर क्या हो जाएगा, E02 K1 प्लस K2 E02 अपॉन E01 बराबर क्या आ जाएगा आपके 2K1 अपॉन K1 प्लस K2। वापिस वही का वही, अपवर्तनांक के रूप में इस इक्वेशन को लिखोगे तो E02 अपॉन E01 बराबर क्या आ जाएगा, 2N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये इक्वेशन नंबर 10 और जो ये 11 है, ये किसको प्रदर्शित करती है, ये जब विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या हो, किसी भी माध्यम की परिसीमा के ऊपर क्या हो, अभिलंबित रूप से आपतित होती है, तो उस कंडीशन में क्या है, फ्रेनेल की समीकरण। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 10 क्या है,
इक्वेशन नंबर 10 एंड 11, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अभिलंबवत आपतन की स्थिति में क्या है, फ्रेनल समीकरण है। ठीक है, फ्रेनल समीकरण निकल गई तो परावर्तन गुणांक और आपतन गुणांक, पारगमन गुणांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से इन समीकरण का उपयोग हम किस में करेंगे, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक में करेंगे। तो परावर्तन गुणांक क्या होगा, परावर्तन गुणांक R बराबर क्या होगा इस तरंग के लिए, वही E01 डैश अपॉन E01 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन तो क्या आ जाएगी, N1 माइनस के N2 अपॉन N1 प्लस के N2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका परावर्तन गुणांक। तो इसी प्रकार से पारगमन गुणांक, पारगमन गुणांक जो है उसकी इक्वेशन क्या थी, T बराबर N2 अपॉन N1 cos थीटा R अपॉन cos थीटा I E02 अपॉन E01 का होल स्क्वायर। थीटा I और थीटा R, थीटा I थीटा R किसके बराबर है, 0 के बराबर, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो है वो T बराबर क्या आएगी, N2 अपॉन N1 डॉट 2N1 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। तो T बराबर क्या आ जाएगा, 4N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। तो जो आपने समीकरण जब हमने क्या पढ़ी थी, जब हमने फ्रेनेल समीकरण का सॉल्यूशन करके दोनों तरंगों के लिए हमने क्या निकाला था, दोनों ही तरंगों के विद्युत क्षेत्र सदिश का समांतर और लंबवत घटक की कंडीशन में हमने जो फ्रेनेल समीकरण के बाद में परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के अंदर थीटा आई और थीटा आर का मान क्या रखा था, 0 डिग्री रखा था। अभिलंबवत रूप से इंसिडेंट वाली कंडीशन जो सबसे स्पेशल कंडीशन पड़ी थी हमने दोनों तरंगों के लिए, थीटा आई थीटा आर और थीटा आर डैश 0 रखे। तो वहां पे भी आपने देखा था जो अभिलंबवत तरंगे थी उनके अंदर लंबवत घटक और समांतर घटक क्या आ रहे थे, परावर्तन और पारगमन गुणांक के समान आ रहे थे। और इक्वेशन क्या मिली थी, वही की वही इक्वेशन मिली थी। इसका मतलब ये रिलेशन भी क्या है, सही है। वो रिलेशन जो आपने पढ़ा था वो भी रिलेशन की पुष्टि करती है ये दोनों इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है आपके 7.5 नंबर के अंदर। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके दो बार पूछा हुआ है। एक तो 2012 में पूछा हुआ है और एक 2015 के अंदर भी पूछा हुआ है। इसमें देखो, हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान कितना है, 2.42 है। तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अभिलंबवत आपतन की स्थिति में विद्युत क्षेत्र सदिश के आयामों के अनुपात को ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपके, वो है कि बूस्टर कोण का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करके आना आपको। दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक पता चल गया। अगर मान लो पहला माध्यम नहीं दिया हुआ है
तो समझ लेना हमेशा वो माध्यम कौन सा होगा, एयर वाला मीडियम ही होगा, और एयर वाले मीडियम के लिए अपर्तनांक 1 होता है। और हीरा दिया, हीरे वाले माध्यम के लिए अपर्तनांक का मान रखना 2.42 दे दिया, सीधा ही मान रखना, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना। इक्वेशन है अभी अभिलंबन वाली कंडीशन में हमने आयाम की निकाल ली है, उन इक्वेशनों के अंदर मान रखना E01 डैश अपॉन E01, E02 अपॉन E01 का रेशियो निकाल लेना, और उसके बाद में tan थीटा वाली जो थीटा बी बराबर tan इनवर्स N2 अपॉन N1 वाला फॉर्मूला था, उसके अंदर क्या कर देना, N2 और N1 का मान रख देना और एंगल ज्ञात कर लेना। ठीक है ना।